नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा से डी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2020 की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके जो है भाग 49 को आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो सेशन है पार्ट 49 का, इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 30 महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह कौन सा सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया था। तो यह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। जो फिरोज शाह तुगलक था वह सुल्तान था जिसने जो है रोजगार मुहैया कराया था। तो आप इसे याद देखिएगा, बेरोजगारों को जो है रोजगार मुहैया कराने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वह कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो यह सुल्तान था अगेन फिरोज शाह तुगलक। यह जो फिरोज शाह तुगलक था इसको गुलामों को बहुत ही ज़्यादा शौक था। किसका? तो गुलामों को रखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। इसी कारण से जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जो है लगभग 2 गुलाम थे, जो दास थे, उनकी संख्या 1,80,000 के भी ऊपर थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जो है भारत में किस वंश का जो है शासन स्थापित हुआ। आपको मैं बता दूं, जो तैमूर था इसने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। आप याद रखिएगा 1398 ईस्वी में जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तब भारत पे किस वंश का शासन था। तो तुगलक वंश का। आप याद देखिएगा, जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है तुगलक वंश का शासन था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा तुगलक वंश के बाद किसका शासन पीरियड आता है। तो सैयद वंश का। तो ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। प्रश्न में पूछा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है सैयद वंश का राज स्थापित होता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा अगर आक्रमण के समय पूछा होता तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तैमूर ने जब 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय तुगलक वंश का शासन था। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जो है दक्षिण भारत के मंदिरों में, मतलब दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक जो द्वार है उनको क्या कहा था। मतलब दक्षिण भारत के मंदिरों के जो द्वार हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो आकर्षक द्वार है उनको कहा जाता है गोपुरम, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, गोपुरम। अगला प्रश्न है, हर्षचरित नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हर्षचरित्र जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो बाण भट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो चंद्र बरदाई, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, रांची। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय के द्वारा अपनाई गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न यह है। तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो है आक्रामक जो नीति है किस वायसराय ने अपनाई थी। तो जो था यह था लॉर्ड लीटन, यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है, जो लॉर्ड लीटन था इसने अफगानिस्तान के खिलाफ जो है आक्रामक नीति का पालन किया था। तो लॉर्ड लीटन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको लागू किसने किया था। तो इस एक्ट को लागू किया था लॉर्ड लीटन ने। किसने? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। परंतु इस प्रेस एक्ट को 1878 में रद्द किसने कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन ने। तो दोनों का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था तो लॉर्ड लीटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे एग्जाम में
कि 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जो अस्थाई बंदोबस्त था इसकी जो शुरुआत है 1793 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1773 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इसको हम इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो अस्थाई बंदोबस्त था, यह जो परमानेंट सेटलमेंट था, यह किसके साथ किया गया था? तो यह जमींदारों के साथ किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जमींदार, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हमारे भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मुहैया कराए गए हैं, तो उन फंडामेंटल राइट्स को, उन मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वह किसको दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है यह दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर मौलिक कर्तव्यों का हनन हो तो उन मौलिक कर्तव्यों को जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लागू करा सकते हैं। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का? तो आर्टिकल 19, यानी कि अनुच्छेद 19 का जो संबंध है यह प्रेस की स्वतंत्रता से है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो जो हमारे भारतीय संविधान में रिट हैं, हमारे भारतीय संविधान में जो रिट है, इनमें से जो अधिकार परीक्षा वाला रिट है इसको कहा जाता है पोस्टमार्टम, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, अधिकार परीक्षा को। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो जो मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। तथा मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड जो समिति थी उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी इसमें से है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यह विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप याद रखिएगा, यह आपको मिलेगी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, कोकोज जो प्लेट है किनके मध्य पाई जाती है? तो जो कोकोज प्लेट है यह पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य अमेरिका और प्रशांत के मध्य जो है पाई जाती है आपकी कोकोज प्लेट, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो क्या है? तो जो माउंट किलिमंजारो है यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जो साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग नामक एरिया है वह किस लिए विख्यात है? तो जो जोहान्सबर्ग नामक एरिया है यह क्यों विख्यात है? तो यह स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। स्वर्ण खनन यानी कि सोने के खनन के लिए विख्यात है यह जोहान्सबर्ग। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो संसार की छत किसको कहा जाता है? तो पामीर के पठार को जो है संसार की छत कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पामीर का पठार, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर जो है, रेगुर हम कहते हैं काली मिट्टी को। तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी का एक अन्य नाम है रेगुर। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में जब जापान के शहर नागासाकी में अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था तो उन बमों में जो है किस विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? आपको बताना है। तो 1945 में जो नागासाकी पे बम गिराए गए थे उन बमों में जो है प्लूटोनियम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लूटोनियम, यानी कि ऑप्शन सी। तथा
9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पेपर में, आप याद रखिएगा 9 अगस्त 1945 को जो है जापान के शहर नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तथा इस बम को नाम दिया गया था फैट मैन। क्या नाम दिया गया था? इस बम को नाम दिया गया था फैट मैन, तथा इस बम में जो है किसका इस्तेमाल किया गया था? तो प्लूटोनियम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु है निम्न में से किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाएगा आपका किस में? तो प्राकृतिक जो तत्व होते हैं उनमें जो है एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, प्राकृतिक तत्व में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। तो आप ध्यान दीजिएगा, दिए गए ऑप्शंस में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपको मिलेगी। पहले नंबर पे पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम आपके दूसरे नंबर पे आती है, उसके बाद आएगी आपकी कैल्शियम तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका आएगा आयरन। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, दिए गए ऑप्शंस में से जो पोटेशियम है यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उसके बाद सोडियम है आपका, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, और उसके बाद आपका आयरन हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का हम उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन गैस का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खाने का जो अम्ल है, मतलब खाने का जो नमक यहाँ पे होगा, सॉरी, खाने का जो नमक होता है किससे बनता है आपको बताना है। तो जो खाने का नमक होता है यह बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल सही है। जो खाने का नमक होता है यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि करंट अफेयर्स का प्रश्न अभी स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बताना है कि जो अम्फान नामक चक्रवात आया था इसका जो नामकरण था यह किस देश के द्वारा किया गया था? तो अम्फान नामक चक्रवात का जो नामकरण था थाईलैंड ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, थाईलैंड देश के द्वारा जो है अम्फान नामक चक्रवात का जो है नामकरण किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं एक और चक्रवात आया था, चक्रवात मांगा। तो चक्रवात मांगा का जो नामकरण था यह किया गया था इंडोनेशिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो इंडोनेशिया के द्वारा जो है मांगा नामक चक्रवात का नामकरण किया गया था। वहीं एक चक्रवात और आया था, चक्रवात निसर्ग, तथा इस निसर्ग का नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 26 नवंबर के दिन होता है वर्गीस कुरियन का बर्थडे। किसका होता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है, तथा इन्हीं के बर्थडे को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बर्थडे को जो है 26 नवंबर के दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। वहीं अगर हम विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो पूरे विश्व में जो दुग्ध दिवस है वह 1 जून के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना किस राज्य की योजना है? तो इस योजना के तहत सबसे पहले आप याद रखिए, जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना है, इस योजना के तहत कौन सी मतलब किस स्कीम को सम्मिलित किया गया है? तो इस स्कीम के तहत जो है छात्रों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं फ़ोन खरीदने के लिए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना है इस योजना के तहत जो है बच्चों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं स्मार्टफोन खरीदने के लिए, तथा यह जो योजना है त्रिपुरा सरकार की है। अगला प्रश्न है, चैंपियंस पोर्टल की जो शुरुआत है किसके लिए की गई थी? तो MSME के लिए, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जो है चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई थी, तथा इसको जो लॉन्च किया था वो किया था नरेंद्र मोदी जी ने। इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो RRB NTPC है उसकी टेस्ट सीरीज जो थी 49वें नंबर की, उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम 50वें नंबर की टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।